संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन आपको पेपर में कुछ भी नहीं आता, एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, संस्कृत पेपर कुछ भी नहीं आता है, एग्जाम में लिखेंगे क्या, यही सब डर रहता है, मन में टेंशन है। क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थी का कहना था सर संस्कृत हमको पढ़ने ही नहीं आता है, संस्कृत का वर्ड बहुत टेढ़ा टेढ़ा रहता है, हमको पढ़ने ही नहीं आता है, तो आंसर लिखेंगे हम कहाँ से, पढ़ने को भी नहीं पढ़ा जाता है सर, संस्कृत हमको पढ़ने आता ही नहीं है, संस्कृत इतना टेढ़ा टेढ़ा वर्ड है कि पढ़ने को भी नहीं पढ़ा जाता, तो आंसर लिखना दूर की बात है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, इस वीडियो पर आगे है तो आप फेल होने से बच जाएंगे। आपको कितना नंबर चाहिए बताइए, 80-90 नंबर चाहिए संस्कृत में, आ जाएगा। 70 नंबर चाहिए, वो भी आ जाएगा। कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आपको क्या नहीं आता, संस्कृत में ऑब्जेक्टिव नहीं आता, तैयारी नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं। सब्जेक्टिव नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तैयारी नहीं हो पाया है, बिना पढ़े एग्जाम 80-90 नंबर लाना चाहते हैं, आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। हम है ना, संस्कृत में आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं आता है, हम किस दिन काम आएंगे है? संस्कृत के ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, देखने तो आता है ना, देखने सबको आता है, आपको भी आता है, पढ़ने तो मुझको भी नहीं आता है, फिर भी देखिए सब सही में होगा, सब ऑब्जेक्टिव सही करवाएंगे हम। आपका गुलशन भैया है ना, गुलशन सर है ना, घबराने की बात नहीं। स्टूडेंट अगर आपका संस्कृत पेपर तैयारी नहीं हो पाया है, ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जो बच्चे संस्कृत में फेल होने वाले हैं इस बार, जिनको लगता है कि मैं संस्कृत पेपर में हर फेल हो जाऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हर साल संस्कृत के पेपर में ही फेल होता है, समझ रहे हैं? तो संस्कृत पेपर अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है संस्कृत में, ना ही ऑब्जेक्टिव आता है, ना ही सब्जेक्टिव आता है, कुछ भी नहीं आता है, पत्र लिखने नहीं आता है, पत्र भी आता है संस्कृत में, अनुवाद लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए आता है, ठीक है, वो भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, बिना पढ़े बिना तैयारी के संस्कृत में आप लोग 80-90 नंबर लाएंगे। ठीक है, लाएंगे। कब लाएंगे, जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे स्टूडेंट, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं यार, इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव में बताएंगे कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं आता, 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये मैं बताऊंगा, बिना तैयारी का आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको संस्कृत पढ़ने भी नहीं आता है, कुछ भी तैयारी नहीं किया है संस्कृत पेपर में, कुछ भी नहीं हुआ है तैयारी, तो भी आप सही आंसर चुनेंगे ट्रिक से वो मैं दिन रात रिसर्च करता हूं ट्रिक से। भले मेरा 8 मिनट का वीडियो होता है, 10 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन इस वीडियो को पीछे कई घंटों का मेहनत होता है, ठीक है, इसीलिए मैं ये ट्रिक लाता हूं, और ये ट्रिक से आप बिना पढ़े बिना तैयारी के भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सब के सब सही होगा परीक्षा में, और आपका आएगा 80-90 नंबर संस्कृत के पेपर में। ठीक है, मेरी बातों पे यकीन नहीं होता होगा, लेकिन इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे स्टूडेंट, आइए यहाँ पे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, ट्रिक बहुत हम रिसर्च करके लाते हैं, इसलिए लाइक तो बनता है, एक लाइक दे दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए नए बच्चे आए हैं, नए नए एग्जाम देने जाते हैं, तो नए नए बच्चे आए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम के बाद भी मैं आपका काम आने वाला हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जाम खत्म मैं आपका काम नहीं आऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी मैं आपका काम आने वाला हूं, और ये चैनल आपका काम आने वाला है, सब्सक्राइब करके रखना यार। चलिए आइए यहाँ पर, चलिए ये रहा हमारा संस्कृत का क्वेश्चन पेपर, यानी आपका संस्कृत का क्वेश्चन पेपर इसी तरह से आएगा। सबसे ये सब्जेक्टिव है, पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं आए तो कैसे पास करेंगे। विद्यार्थी सब बोल रहा था सर ऑब्जेक्टिव हमको पढ़ने ही नहीं आता। जैसे देखिए ये क्या लिखा है, विद्यार्थी को पढ़ने ही नहीं आता है, ठीक है, ये भी तो हमको भी उतना पढ़ने नहीं आता संस्कृत पेपर, लेकिन हम आपको ऐसा बता देंगे ना कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मतलब सिर्फ देखने की जरूरत पड़ेगा। जैसे ये देख लिए, अच्छा पढ़ना नहीं है, सिर्फ देख लिया आंसर मार लेंगे, देख लिया आंसर मार लेंगे, ऐसा ट्रिक निकाल दिया है, और यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा ट्रिक। और देखिएगा इस ट्रिक से सब ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, ठीक है, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, आधे अधूरे छोड़ के नहीं भागिएगा। पहले हम क्या देते हैं, नहीं तो बाद में मेरा कोई दोष नहीं होगा। देख लो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। तो देखो ट्रिक क्या है, तो आपको पढ़ने नहीं आता है कोई बात नहीं, क्योंकि विद्यार्थी कह रहा था सर हमको पढ़ने नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपको देखने तो आता है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए कि किस समास का प्रथम अव्यय होता है, प्रथम पद अव्यय होता है। चलो आपको पढ़ने नहीं आता कोई बात नहीं, देखने तो आता है ना। आप लोग देखिए तो इसमें से देखिए अव्यय और ये अव्ययी भाव, मतलब ये दोनों वर्ड मिलता जुलता है, मिल रहा है सेम टू सेम है, तो यहीं पे चला जाइएगा, ये आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, ये ट्रिक देखो खतरनाक ट्रिक है, एकदम जबरदस्त ट्रिक है भाई। ये मैच किया, इसी पे चले जाना है बस। पढ़ने नहीं आता कोई बात नहीं, देखने तो आता है ना, चलिए ठीक है। बहुत सारा अच्छा अच्छा ट्रिक हम आपको बताते हैं और बताते हैं। देखिए देखिए, आज सब क्वेश्चन नेम ट्रिक बता देंगे। देखिए इसको देखिए, इसमें आप लोग देख रहे हैं, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि पंचानम मतलब इस तरह से जो है, और यहाँ पे समाहार का समस्त पद कौन सा है। मान लीजिए आपको सही से पढ़ने नहीं आता, कोई बात नहीं, देखने तो आता है ना। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए पंच में, यहाँ पे देखिए मिलता जुलता, पहले तो खोजिएगा मिल रहा है कि नहीं ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए पंचवट और पंचवटी जो भी है, तो आप लोग को ना यहाँ पर देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक सेकंड आपको लिख के बताएंगे तो अच्छे से समझेगा, थोड़ा वीडियो पे एंड तक देखना भाई, छोड़ के मत भागना। देखो ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन को जरा पकड़ना है, इसको ही देखिए, ठीक है इतना। अब इसमें से देखिए आप लोग, यहाँ पर ई अमनस्वार का मतलब होता है संस्कृत में मोह हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमारा ये वाला ऑप्शन और ये वाला दोनों मिल रहा है, मोह होता है, इसका मतलब मोह होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, इसको हम देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ही बता देते हैं, उतना काहे वीडियो लंबा करेंगे, डायरेक्ट समझो। देखिए यहाँ से पंच यहाँ पे उठाइए, मैच किया हमारा, और यहाँ पे लास्ट नम नम मैच किया, मोह होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा मैच किया, ये आगे वाला तो सब में किया, इसमें लेकिन किया, और इसमें पीछे वाला में भी किया। पीछे में क्या है, मोह है, यहाँ भी पीछे में मोह है और यहाँ भी पीछे में मोह है। हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस तरह से बिना पढ़े बिना तैयारी के भी सही कर सकते हैं, आपको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा कि आपको संस्कृत पेपर मतलब समझ रहे हैं ना, आप तैयारी नहीं किए हैं। इस तरह से ट्रिक लगाया जाता है, खतरनाक ट्रिक है ये सब रिसर्च करने में कई घंटों लग गया है, तब जाके मुझे मिला है ट्रिक। इतना ही नहीं, अभी देखिए इस ट्रिक से आप सब ऑब्जेक्टिव सही कर लेंगे। ऐसा वाला ऑब्जेक्टिव अगर आएगा मतलब लास्ट शुरू में, यानी मैच करने वाला, देखो एक मैच करने वाला यहाँ भी आया ना, कि अब यह है तो यहाँ पे अब ये भी भाव में चला गया, ठीक है। इसी तरह से अभी और सीखिए, मजा आएगा। देखिए संस्कृत पेपर का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा, आप जो एकदम डिप्रेशन में रहते हैं ना, स्ट्रेस जो है ना आपका, वो खत्म हो जाएगा, एकदम संस्कृत पेपर आसान लगने लगेगा। अब ये देखो क्या है, धिक् है, क्या है धिक्, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिए। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, धिक् है, कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या लिखा है वो छोड़िए, देखने तो आता है ना। अब देखिए धिक् का मतलब होता है धिक्कार, यानी गाली देना एक तरह से, ठीक है। इस तरह से धिक् का मतलब होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पर धिक् का मतलब होता है धिक्कार, ठीक है, धिक्कार। इसको बोले तो एक तरह से बोले तो गाली देना, गाली देना मतलब कोई गुस्से में एकदम गाली दिया। तो अब बात को पकड़िए, जब हम किसी को डांटते हैं, देखिए गाली देना या धिक्कारते हैं मतलब गुस्से से बोलते हैं, डांटते से बोलते हैं। तो जब हम किसी को डांटते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है, समझ रहे, इस तरह से बोलते हैं। तो ध्यान दो भाई आप लोग, तुम्हें मतलब यहाँ पे हो गया किसको, यहाँ पे तुम्हें मतलब अगर जो बोलते हैं तुम्हें धिक्कार है, तो यहाँ पे सोचने वाली बात होता है, निकलता है सेंस किसको, किसको यानी धिक्कार है, यानी तुम्हें धिक्कार है तो किसको भाई। अब जब ये किसको वर्ड हमारा आया, ये जो किसको वर्ड आया, तो संस्कृत में जब भी किसको आए तो ऐसा वाला ना कारक में क्या होता है, द्वितीया होता है, द्वितीया। संस्कृत में जब भी किसको वर्ड आए तो समझ लेना द्वितीया होगा। द्वितीया यहाँ पे विभक्ति कौन सा होगा, ये वाला होगा द्वितीया विभक्ति, ठीक है। खतरनाक ट्रिक है, अभी रुकिए, अभी और सिखाएंगे। अभी देखो ये अहनी, यहाँ देखिए अहरनी समय, इस तरह से कुछ है जो भी है, ठीक है। पढ़ने मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, कोई बात नहीं, पढ़ने यहाँ पे जरूरी नहीं, बस देखना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर यहाँ पे आह का वर्ड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर आह इस तरह से है, आह संस्कृत में इस तरह आह, इसका मतलब होता है, आह का मतलब होता है दिन, ठीक है। आह का मतलब देखिए दो वर्ड यहाँ पे है, शुरू में आह है, हो है, ओह, आह। यहाँ पे निसमय एक तरह से मतलब रात होता है, इसका मतलब हो जाता है, पकड़िए बात को, निसमय इसी में दिया हुआ है, ठीक है। निसमय मतलब होता है रात। अब ई दोनों का मतलब हो जाता है, यानी कि महत्व अगर हम बरोबर होता है, देखिए 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटा रात होता है, मतलब महत्व दोनों का बरोबर है। दिन बराबर रात, दिन बराबर रात, दोनों महत्व बरोबर है, टाइमो बरोबर है, ठीक है। 12 घंटा ये 12 घंटा ये 24 घंटा होता है। तो जब महत्व जब जहां भी बराबर दिखे महत्व रहे तो वो हो जाएगा हमारा द्विंद समास, द्वंद समास, ठीक है, द्वंद समास हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसका कौन सा हो जाएगा, द्वंद समास हो जाएगा,
ये वाला ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो देखिए एक और, जैसे माता पिता, माता और पिता ये दोनों का महत्व बरोबर है कि नहीं बताओ, माता पिता का महत्व बरोबर है भाई, तो ये भी द्वंद्व समास हो गया। जैसे लोटा डोरी, लोटा और डोरी दोनों का महत्व बरोबर है, क्योंकि अगर पानी लोटा से भरेंगे तो डोरी के बिना नहीं होगा, ठीक है। तो लोटा डोरी, अगर लोटा डोरी रहता है तो भी द्वंद्व समास हो जाएगा, मतलब जहां बरोबर महत्व वाला बात आए, बरोबर एकदम समानता में आए, तो वो हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, ठीक है। जो भी है हमको भी उतना नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं। चलो काम बस बनना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 8वां नंबर हमारा कहता है वृथा अव्यय का अर्थ है। वृथा अव्यय, वृथा मतलब क्या होता है बताओ। वृथा मतलब एक तरह से हो जाता है कि मतलब व्यर्थ चले जाना, नहीं बोलते हैं हम लोग कि वो व्यर्थ चला गया, नहीं, खाली यहाँ पर आकर लग गया। व्यर्थ मतलब व्यर्थ चला गया एक तरह से, तो वृथा का मतलब हो गया एक तरह से व्यर्थ चला गया, इस तरह से। व्यर्थ चला गया मतलब क्या, बेकार चला गया, यही नहीं हुआ कि व्यर्था प्रयास मतलब व्यर्थ प्रयास नहीं होता है, कि व्यर्थ मतलब हो गया हमारा, हमारा हो गया कि यहाँ पे व्यर्थ प्रयास किया मतलब बेकारे प्रयास किया, नहीं कहते हैं अगर कोई चीज में नहीं हुआ तो बेकारे प्रयास किया है। तो व्यर्थ जहां भी बोले तो समझो बेकार हो गया, तो बेकार कहाँ है, बेकार ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, एकदम खतरनाक ट्रिक है भाई, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो यही सब ट्रिक लगा लगा के संस्कृत पेपर पास हो जाना यार। अब देखो यहाँ पे 9 नंबर कहता है कि जना, बस ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ देखना जना। अब जना का मतलब क्या होता है बताओ। जना का मतलब हो जाता है कि लोग, एक तरह से नहीं कहते हैं जन यानी बहुत सारा, एक तरफ जो बहुत सारा का मतलब हो गया बहुवचन। अब लोग हो गया तो जब लोग होगा तो लोग वर्ड में ही मतलब भीड़ है बहुत सारा है, मतलब एक से ज्यादा वर्ड को लोग कहते हैं। लोग जब हो गया तो बहुवचन। अब बहुवचन जब दिखे तो के को पकड़ना है, के कहाँ, यहाँ है, के को पकड़ो भाई, क्योंकि ये जना क्या है, ये जना बहुवचन आ गया। जना का मतलब होता है लोग, लोग जब बोले तो एक से ज्यादा, एक से अधिक, तब ना उसको लोग कहते हैं। तो लोग हो गया हमारा बहुवचन, एक से अधिक होता है तो बहुवचन, ठीक है। बहुवचन दिखे तो समझ लो कि वो के को पकड़ना है, जब भी ऑप्शन में के दिखे तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, के है ऑप्शन में। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, गायंती देवा, गायंती देवा, और यहाँ पे देख सकते हैं गीतकालीन प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ पे किस पुराण से लिया गया है। पुराण मतलब पुराण जब भी आप देखें, देखिए गायंती देवा यहाँ पे पुराण से संबंधित है, किससे संबंधित है, पुराण से संबंधित है। तो जो ऑप्शन ज्यादा फेमस दिखे भाई, ये चार ऑप्शन में से जो ज्यादा पॉपुलर दिखे यानी फेमस दिखे, तो यहाँ पे फेमस कौन सा है बताओ। भागवत पुराण, ये हर कोई जानता है, भागवत पुराण ये फेमस है, ठीक है। ये पुराण बहुत फेमस है, भागवत पुराण बहुत फेमस है। और वैसे भी अगर आपको भक्ति वाला भाव दिखे, या भक्ति दिखे, भगवान दिखे, देव दिखे, या कीर्तन करने वाला वर्ड दिखे, तो ऐसे में भागवत पुराण पे ही चले जाना यार, ठीक है। पॉपुलर यहाँ पे सबसे भागवत पुराण है। और भागवत पुराण जो है किससे जुड़ा है, भक्ति से जुड़ा है, और भक्ति से भगवान से भी जुड़ा हुआ है, देव से जुड़ा है, कीर्तन करने वाले लोग से भी जुड़ा है भागवत पुराण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए चले जाना यार, ठीक है। अब देखो 11 नंबर कहता है कि गोविंद सिंह, यहाँ पे जो है इस तरह से, तो ये जो देखिए इस क्वेश्चन पे ना इस तरह से आप लोग पकड़ेंगे सही आंसर, कि एग्जाम में अक्सर देखिए दसम एग्जाम में यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कितना है, आखिरी कितना है, सबसे आखिरी यहाँ पे देखिए 10 है, मतलब प्रथम मतलब 1 हो गया, षष्टम मतलब 7 हो गया, नवम मतलब 9 हो गया, दसम मतलब 10 हो गया। तो सबसे आखिरी जो हमारा पास वाला है ना, मतलब सबसे आखिरी यही है 10, मतलब सबसे एक तरह बड़ा ये है 10। तो इसी को पकड़ो भाई, जब कुछ ना आए क्वेश्चन वोश्चन पढ़ने भी ना आए तो ऐसे में पकड़ो, इसी को पकड़ो, ये सही हो जाएगा दसम, ठीक है। वैसे आखिरी वाला वर्ड है, संस्कृत में रहे तो इसी को पकड़ लेना है, ठीक है। अच्छा आगे कहता है कि सरस्वती पद में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है। अब देखो बात को पकड़ना है, पकड़ोगे तो यही खेल खत्म है, पकड़ना है आपको, सिर्फ आपको पकड़ना है। देखो सरस्वती में लास्ट में क्या है, प्रत्यय लास्ट में ती है ना। तो जो शब्द ही हमारा, जो शब्द ती पर खत्म हो रहा हो, बात को मेरे बात को समझिए, जो शब्द भाई ती पर खत्म होता है, सरस्वती लास्ट में ती पर खत्म हो रहा है, तो जो शब्द टी पर खत्म होता है तो उसमें अक्सर जो है इप लगता है, इप, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इप लगता है। याद रहे कि जो शब्द हमारा यहाँ पे चाहे कुछ भी रहे, कुंती रहे या कुछ भी रहे, लेकिन ती पर खत्म हो तो उसमें इप लग जाता है, इप, ठीक है, इप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इप, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। वेरी इजी है यार। चलो देखो बिना तैयारी का आप लोग कैसे सही ऑप्शन चुनेंगे परीक्षा में, देखिए पढ़े लिखे वाला को भी आप फेल कर देंगे। देखिए अब ऑप्शन कहता है कि शक्ति जोड़
मपू, मतूप है, इस तरह से जो भी है आपको मान लो पढ़ने भी नहीं आता है तो ऑप्शन कैसे सही करेगा। तो देखो ऐसे में हम ये बताए थे, ये भी ट्रिक बताए थे कि मैच करने वाला, यहाँ से देखो शक्ति को उठा लो, शक्ति को उठा लो, इसमें देखिए इसमें से शक्ति को उठा लिया और इसमें से इसका म उठा लो, इसका म उठा लो भाई, शक्ति और म को जब उठा ले तो शक्तिमान हो गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें मैच ही नहीं कर रहा है, ये सिर्फ शक्ति मैच कर रहा है, वन तो यहाँ पे कहीं है ये ना है, लेकिन यहाँ पे म है तो यहाँ पे मान उठा लिया तो शक्तिमान हो गया, है ना। तो ये खतरनाक ट्रिक है भाई, जबरदस्त ट्रिक है, इस ट्रिक से आपका ज्यादा से ज्यादा सही हो जाएगा, देख लेना परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या लयुट पड़ती है, छोड़ो इसको हटाओ, पठनमम होगा वैसे, छोड़ो हटाओ। ये देखो 15 नंबर, यहाँ पे देखो पढ़ने नहीं आता कोई बात नहीं, क्योंकि तो क्या लिखा है पूछती, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको मैच करवाओ, मैच करवाओ, देखो ये और ये सेम टू सेम दिख रहा है, मतलब इसी पे चले जाना है, समझ रहे हो ना। ये हमारा इतना इसे मैच कर गया तो इसी पे चले जाना, ऑप्शन नंबर बी मैच किया। चलो मैच करने के लिए और बताया था, 2-3 को बताया। चलो अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। अब बात को समझिए कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। अब देखिए आलस तो आलस है ये है, लेकिन नीतिकार का मतलब यहाँ पे नीति शास्त्र जब होता है नीति शास्त्र में आलस को अच्छा मन नहीं माना गया है, समझ रहे। नीति शास्त्र में भाई साहब, नीति शास्त्र में ये जो नीति शास्त्र होता है इसमें आलस को अच्छा नहीं माना गया है। नीति शास्त्र, ये नीति शास्त्र में आलस को अच्छा नहीं माना गया है और आलस को कहीं भी अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है, समझ लो। तो आलस को जब अच्छा नहीं माना गया है तो क्या इसका क्या मतलब हुआ, मित्र होगा नहीं होगा, क्योंकि अच्छा मानता तो जरूर मित्र हो जाता, गुण भी नहीं होगा, यानी शत्रु होता, ऑप्शन नंबर सी हो गया शत्रु, ठीक है। जब अच्छा नहीं माना गया है आलस को, नीतिकार में नीति शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया है तो शत्रु ही होगा जी, इस तरह से समझो। देखा ये सब ट्रिक होता है, देखो बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर आप लोग 17 को छोड़ो, बीरेश्वर कहाँ छोड़ो इसको। अब देखो यहाँ पे 18 नंबर को देखो, अहो कथमयम, इस तरह से कोलाहल। तो देखो अहो मतलब होता है अरे, ठीक है, अहो मतलब अरे होता है, मतलब चिर होता है, एक तरह से चिरने जाता है, लोग चिर जाता है, परेशानी होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, कोई काम गड़बड़ हो गया तो कहते हैं अरे यार, इस तरह से कहते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, कोई काम गड़बड़ हो गया तो कहते हैं अरे यार। तो अहो मतलब अरे होता है, ठीक है, यानी परेशानी, चिर होना, एक तरह से चिर, ठीक है। तो अरे यार जब हो गया तब कोलाहल, कोलाहल मतलब होता है, समझो बात को, कोलाहल मतलब होता है शोर, एकदम हल्ला गुल्ला शोर। अब जो आलसी होता है ना वही परेशानी से यानी शोर होता है, परेशान से शोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो जब आलस, तो यहाँ पे ऑप्शन में इसका मतलब होगा ही, आलस सब में होगा, ठीक है, क्योंकि कोलाहल का मतलब एक तरह शोर हो गया और इसका मतलब अरे हो गया, तो अरे मतलब परेशान हो गया एक तरह से, और कोलाहल मतलब शोर हो गया। कौन शोर करता है भाई, तो जो देखिए वही शोर परेशान करता है, जो आलस होता है ना वही एकदम परेशान हो रहता है, एकदम शोर करता है, समझ रहे। तो अब बात, आलस तो सब में होगा इसका मतलब। अब बात करते हैं चतुर्थ, द्वितीय, प्रथम, तृतीय कौन सा होगा। तो ऐसे में हम बताए हैं आपको कि जो ऑप्शन में प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरह से जो जब भी दिखे, इधर भी देखो दिखा था प्रथम द्वितीय तृतीय, यहाँ पे दिखा था ना, ये रहा, ये प्रथम द्वितीय इस तरह दिखा था ना। तो जो सबसे ज्यादा यानी सबसे आखिरी वाला रहे, आखिरी वाला कौन सा, सबसे लास्ट वाला देखो दसम था, यानी दसम, तो यही आंसर हो गया। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन सा, चतुर्थ है, चतुर्थ, यहाँ पे चतुर्थ, ऑप्शन नंबर ए चला जाना, ठीक है, इस तरह से सही करो। अब देखो यहाँ पे ये क्या है 19 में, बालानम, बालानम, ठीक है, डॉट डॉट गति, इस तरह से। तो बालनम का मतलब एक तरह से हो जाता है कि बच्चे की शरण या बच्चों की शरण, ठीक है, यानी सहारा माँ होती है, बच्चों का शरण, यानी जब बच्चा आ गया तो सहारा कौन होता है, माँ ही होता है, पिता नहीं होता है, ठीक है, पिता नहीं होता है। तो माँ को संस्कृत में कहा जाता है जननी, तो ये जननी ऑप्शन में बी चला जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बालनम यानी बच्चों की शरण, एक तरह से बच्चे से रिलेटेड है, और बच्चे की सहारा जो होता है वो माँ होता है। ये सब मेरा ट्रिक है निकाला हुआ, ठीक है, दिमाग से थोड़ा ट्रिक निकाले हैं। तो बच्चों का जो सहारा होता है वो पिता नहीं होता है, वो माँ होता है, ये माँ को बोलता है जननी, जननी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि तीव्र, तीव्रतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ो, पकड़ना है सिर्फ ऐसे पकड़ो, यहाँ पे ना अंत में देखो, अंत में क्या है, अंत में तम है, तम, यानी तीव्रतरम, अंत में तमा है, तमा दिख रहा है। तो जब तमा दिख रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा तमप, ये हो जाएगा ऑप्शन में बी, तमप, ठीक है, मैच करवा दिया, तमप हो गया,
ठीक, चलो अगला क्वेश्चन भी देख लो। चलो इस तरह बहुत है, बड़ा वीडियो हो जाएगा। चलो अब ये सब कर लेना यार, ज्यादा नहीं है, बस इधर किताब से आ गया। ठीक है, किताब से आ गया स्वामी दयानंद, ये सब जो बच्चे किताब पढ़ेंगे वही। देखो यहाँ पे एक और, इसको देखो यहाँ पे, रोगियों के लिए पथ्य क्या है, छोड़ो, रोगियों के लिए क्या है, तो रोगी जब आ गया तो भाई रोगी के लिए क्या दिया जाता है, दवा, भोजन। भोजन से तो भाई रोगी भी ठीक नहीं होता उतना। हवा तो जरूरी ही नहीं है, रोगी पानी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा रोगी को क्या जरूरी है, दवा जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाना, दवा। ठीक है, ये सब कॉमन दिमाग है यार, कॉमन दिमाग से भी जो है ना सही हो जाता है। बाकी ये सब किताब से है, किताब वाला में थोड़ा ट्रिक लागू नहीं होगा, होगा जरूर होगा, लेकिन बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। तो हम उतना रिसर्च नहीं कर पाए क्योंकि आपका एग्जाम था। ज्यादा रिसर्च करते तो एग्जाम का डेट मतलब बहुत करीब आ जाता, टाइम ही करीब आ जाता, वीडियो अपलोड भी करना था ना। तो फिलहाल इतना ऑब्जेक्टिव काफी है पास होने के लिए। स्टूडेंट ये था ऑब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव पे भी वीडियो बना दिया है, सब्जेक्टिव पे भी वीडियो बना दिया है। यहाँ पे साइड में या यहाँ पे कहीं वीडियो आता होगा, उस पर क्लिक करके सब्जेक्टिव को भी देख लीजिए कि बिना पढ़े सब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करें। सारे चीज मैं बता दिया हूँ उस वीडियो में, आप उसको भी जाके जरूर देखिए।